गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बताया कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को आप फंडामेंटल चूज कर सकते हो। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि वो आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए उनका। अगर कोई रिलेशन है तो आप उनको फिर फंडामेंटल नहीं मानोगे। जैसे कल क्वेश्चन कराया था कि मैंने एफ वी और टी को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर किया जाए तो आपको जो है एनर्जी और मोमेंटम की जो है डायमेंशन फाइंड करनी थी इन टर्म्स ऑफ एफ वी एंड टी। तो कल कर लिया था मैंने क्वेश्चन और निकाल भी लिया था। आज एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें जो है जो गड़बड़ है थोड़ा सा क्या है देखो। इफ प्रेशर P डेंसिटी rho and velocity v, consider as a fundamental quantity. Consider as fundamental quantity. Fundamental quantity. Then find dimension of, चलो फोर्स की कर लेते हैं, फोर्स F इन टर्म्स ऑफ P रो एंड V। इसकी टर्म्स में आपको डायमेंशन फाइंड करनी है जैसे कल किया था हमने क्वेश्चन। तो कोई करते हैं सॉल्यूशन क्या है देखो यहाँ पे। सॉल्यूशन ये है कि मान लेते हैं लेट डायमेंशन ऑफ फोर्स F इक्वल्स टू P की पावर X, रो की पावर Y एंड V की पावर Z, ये मान लेते हैं। ठीक, अगर ये डायमेंशन करेक्ट है इसका मतलब LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद लिखेंगे डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, दोनों बराबर करनी है। तो LHS में क्या आपका फोर्स है और फोर्स की डायमेंशन जानते हो आप M1 L1 T-2। RHS में क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर की कैसे निकालो इधर कर लेते हैं आप लोग, साइड में लिख लेना। प्रेशर होता है F अपॉन A। F अपॉन A मतलब M1 L1 T-2 थी तो फोर्स हो गया। और एरिया क्या होता है L2, एरिया मीटर स्क्वायर होता है ना, तो इसलिए हो जाएगा इसकी L2। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा M1 L-1 एंड T-2। तो आप प्रेशर की लिखोगे यहाँ पे अब M1 L-1 और T-2 की पावर X, ये हो जाएगा। इधर ये रो क्या चीज है, डेंसिटी। तो रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की तो होती है M1 और वॉल्यूम होता है L3, तो हो जाएगा M1 L3 माइनस L3 हो जाएगा ये ऊपर जाने पर। तो यहाँ लिखेंगे इसकी डेंसिटी की, यहाँ पे जो आएगा आपके पास M1 L-3 की पावर Y। वेलोसिटी क्या होती है L1 T-1 मीटर पर सेकंड होती है, तो इसकी होती है आपके पास L1 और T-1, यह आ जाएगी इसकी पावर Z। तो ये काम करना है। फिर आपको जो है टोटल M की पावर कोई सम करना है, फिर L और फिर Z। तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो, यहाँ पे इधर साइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रहेगा ये। तो M1 L1 T-2। यहाँ देखो M की टोटल पावर कितनी है, यहाँ पे X आएगी और यहाँ से क्या आएगी Y, तो टोटल पावर हो जाएगी X प्लस Y। तो M की जो टोटल पावर बनेगी आपके पास X प्लस Y। L की पावर देखो, यहाँ माइनस X माइनस के 3Y प्लस के Z। तो यहाँ पर देखो माइनस के X, यहाँ से माइनस के 3Y और यहाँ पे बचेगा प्लस का Z। तो ये L की टोटल पावर हो जाएगी। फिर आप T की पावर देखेंगे, यहाँ पे T की पावर माइनस के 2X और इधर तो T है ही नहीं, इसमें T है माइनस के Z। ये बन जाएगी आपकी पावर्स। फिर क्या करो, कंपेयर करो पावर्स का, कंपेयर पावर्स। तो पावर्स को अगर कंपेयर कराओगे आप लोग तो देखो कैसे करेंगे। इधर है आपका X प्लस वाई, M की पावर इधर कितना है 1, तो X प्लस वाई इज इक्वल टू 1।
तो आप लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक क्वेश्चन नंबर 1। इधर देखें आप लोग, माइनस के x माइनस के 3y प्लस के z इक्वल टू कितना 1, एक क्वेश्चन नंबर 2। और इसको जब करेंगे यहाँ पे माइनस के 2x और माइनस के z इक्वल टू माइनस के 2, चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, क्या बचेगा 2x प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा +2, है ना, माइनस से माइनस कट जाएगा दोनों तरफ से। तो इक्वेशन नंबर 3। अब आपको पास 3 अननोन है और 3 ही क्या है वेरिएबल है। तो ये आप जानते होंगे कि जितने अननोन होते हैं उतनी ही इक्वेशन बनानी होती है अपने को, तो सॉल्व हो जाती है वो। तो आप इनको सॉल्व करो। सॉल्व करने का तरीका क्या है, किसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी को सम करते हैं। तो पहले आप इन सब में से पहले एक्स वाई में रिलेशन निकाल लो, जेड को गायब करके। उसके बाद एक्स और वाई इक्वेशन आ जाएंगी 2, उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या करें आप लोग, अगर आप इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें, ये करें आप लोग इक्वेशन 3 माइनस में 2, ये करो इक्वेशन 3 माइनस 2 करो। देखो तो यहाँ पर कितना है 2x प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस के 3x। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इस चीज को, और ये जानते हो ना आप लोग कि इसके लिखने ऐसे नीचे लिखना जरूरी है मुझे, माइनस के 3y पर आप इसका माइनस लगाओगे, वो काम नहीं कर रहा मैं। आपको डायरेक्ट पता है कि यहाँ पे 2x है, इसमें से इसको माइनस करना है। जब इसका आगे माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 2 माइनस माइनस x कितना हो जाएगा +x, तो कुल मिला के 3x हो गए। तो डायरेक्ट करो 3x। इधर देखो यहाँ y नहीं है, y यहाँ 0 है, y की जगह 0 माइनस माइनस 3y कितने हो गए +3y। तो यहाँ पर जाएगा प्लस के 3y। इधर कितना है प्लस जेड, उधर भी कितना है प्लस जेड, माइनस करेंगे तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। तो एक क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ से आपकी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1/3, इसको लिख देते हैं क्वेश्चन 4। अब देखो यहाँ पे क्या है, इधर x प्लस वाई इक्वल टू 1 है और इधर x प्लस वाई कितना आ गया 1/3। तो इनको सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्यों नहीं है, अगर आप इनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब यह है कि जो आपने ये क्वांटिटीज ली हैं ये फंडामेंटल है ही नहीं, ठीक है। कल हम सॉल्व कर पा रहे थे, हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली थी तो वो फंडामेंटल थी। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो इन इक्वेशन को तो आप बोलेंगे कि प्रेशर डेंसिटी एंड वेलोसिटी को आप फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पे जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 सेम, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1/3, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है कि एक जगह तो ये 1 आ जाए दूसरी जगह क्या है 1/3 आए। तो आप लोग इन इक्वेशन को सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिख सकते हो देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसा लिख लो, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। ये मैथ वाले तो मैथ में पढ़ेंगे, ऐसी इक्वेशन आती हैं, किसी के इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं, किसी के 2 सॉल्यूशन निकलते हैं, किसी के वो सब आते हैं मैथ में ना। लेकिन हमको ये है अगर सॉल्व नहीं हो रहा है इतना समझ लो आप लोग, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन सो डेट प्रेशर P, डेंसिटी रो एंड वेलोसिटी V cannot be considered as a fundamental quantity, cannot be considered as fundamental quantity। तो आप इनको फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि सॉल्व नहीं हो यहाँ पे। ये सॉल्व हो जाती तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आपने कल क्वेश्चन किया ही था। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि किसी को आप लोग फंडामेंटल मानोगे नहीं मानोगे। लेकिन बात ये आती है, क्वेश्चन जब आपको आएगा तो क्वेश्चन तो पेपर में ऐसा आएगा कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 3-3 के पेयर्स के, वर्क होगा, फिर पावर होगा, कुछ टाइम होगा, फिर ये वाला आ जाएगा, फिर एक फोर्स वेलोसिटी टाइम आ जाएगा। उन चारों में से बताना है किस पेयर को आप लोग जो है फंडामेंटल कंसिडर कर सकते हो। तो ये काम तो करोगे नहीं इतना बड़ा,
तो उसके लिए एक तरीका है, शॉर्टकट है, उसको समझ लेते हैं कि केवल आपको 3 क्वांटिटी अगर दी गई हैं तो उनको किस तरह से आप लोग एक चूज करोगे कि ये फंडामेंटल है या नहीं है, किस तरह से चेक करोगे, ये इसका तरीका होता है एक। तो जो देखो क्या करते हैं उसके लिए, तो आप चाहे तो ये सेकंड मेथड या शॉर्टकट कुछ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस चीज को, क्योंकि इतना काम नहीं करेंगे, इतना अपना पास टाइम ही नहीं होता कि इतना आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन चारों को ऐसे सॉल्व करने बैठे और पता चला कि ऐसे कहाँ तक करोगे आप लोग, तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपके पास प्रेशर था, है ना, सेकंड मेथड लिख लो चाहो तो, या फिर चेक करने का मेथड कर लो। तो यहाँ पे प्रेशर था आपके पास, उसका था M1 L-1 और T-2, ये था। उसके बाद यहाँ पे डेंसिटी थी, वो था M1 L-3 और T कितना था 0, ठीक। इसके बाद अगर आपके वेलोसिटी थी, वेलोसिटी में मास नहीं आता लेकिन उसको लिखो m0, और यहाँ क्या आएगा L1 और T-1, ये वेलोसिटी थी, ये हमने लिख लिया। अगर इन पावर्स जो ये लगी हुई हैं इनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो फिर ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है। इफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट of powers is 0, then given quantity, given physical quantities cannot be fundamental quantity, तब आप उसको फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानोगे। अब बात ये आ रही है कि ये डिटर्मिनेंट वर्ड क्या है, ठीक है, मैथ में आएगा, 12th क्लास में आता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको इस 2 पैरेलल लाइंस होती हैं इस तरह से, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, यहाँ पे इनके एलिमेंट्स भरे जाते हैं। एलिमेंट्स क्या है, जो पावर्स हैं इनको लिख दो आप लोग। तो पावर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1, -1 एंड -2। इसके बाद इसकी पावर क्या आएगी, यहाँ पे 1, -3 एंड 0। इसकी पावर 0 और 1 एंड -1। अगर ये 0 आ जाता है, इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं अभी यहाँ पे। अगर ये 0 आ जाता है और 0 आएगा भी ये, तो फिर आप बोलेंगे कि ये क्वांटिटी जो है, जो आपको 3 क्वांटिटी दी हुई है, इनको फंडामेंटल नहीं मानना है। इसको क्या बोलते हैं, ये डिटर्मिनेंट बोला जाता है, इस पूरे को डिटर्मिनेंट होता है ये, डिटर्मिनेंट, ठीक। तो ये डिटर्मिनेंट जो है मैथ वाले तो 12th में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है, ठीक। लेकिन बायो वालों को जो मैं जितना मैं पढ़ा रहा हूँ तो उतना से ही काम चलाना पड़ेगा आपको। आपको इसकी वैल्यू निकालना सिखाता हूँ, कितना क्या होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो आप नेक्स्ट हेडिंग जो है आप डालो, इसको सॉल्व करेंगे बाद में, अभी तो नहीं पता, क्योंकि 0 कैसा है अभी नहीं पता चलेगा आप लोगों को, लेकिन जब खुद निकाल लोगे आप लोग थोड़ी देर बाद। तो नेक्स्ट हेडिंग है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केवल आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, इसको किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है बस। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, ठीक है। एक होती है मैट्रिक्स, एक होती है डिटर्मिनेंट, है ना। मैट्रिक्स तो हमारी यूज होती नहीं कहीं पे, डिटर्मिनेंट जरूर यूज होता है। डिटर्मिनेंट्स आपको कई जगह यूज होने वाला है। अगला चैप्टर आएगा वेक्टर, तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसको किससे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या है आपका, इसमें भी 2-3 टाइप के होते हैं। पहला लिखते हैं 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट, ठीक है, 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट। तो 2 क्रॉस 2 में क्या होते हैं, केवल 4 एलिमेंट होते हैं 2 क्रॉस 2, A11, A12, A21, A22, ये होते हैं। तो ये 2 क्रॉस 2 का क्या है, डिटर्मिनेंट है। अब जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं ये वाली, इनको क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, कॉलम, नाम होता है इनका कॉलम।
और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये, इनको बोला जाता है रो। ठीक है, तो यहां पे बोलते हैं इनको रो, तो रो बोलते हैं इनको। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है हॉरिजॉन्टल में, है ना, और ये किस में होते हैं, वर्टिकल में, वर्टिकल। तो ये ध्यान रखना है कि आप इस तरह से जमाओगे कोई एलिमेंट्स को, तो ये वर्टिकल लाइंस तो क्या है, कॉलम। A11 का मीनिंग क्या है कि जो एलिमेंट है ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का है। ठीक है ना, A11 लिखा हुआ है, तो 1 मतलब पहली रो और पहला क्या है, कॉलम। इसके बाद A12 लिखा हुआ है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का क्या है, ये एलिमेंट है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है आपके पास AIJ लिखा हुआ है, AIJ, इसका मतलब क्या है, ये ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है। तो ये लिखेंगे आप लोग, दिस इज एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो इसका मतलब ये होता है, अगर आई जनरल फॉर्म में लिखे आप लोग, AIJ लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कहीं ये लिखा मिल जाए 2 3, इसका मतलब क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का क्या है, एलिमेंट है, तो पहचान सकते हो आप लोग। तो ये तरीका होता है 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट। अब इसके सॉल्व कैसे करते हैं, इसके वैल्यू क्या होती है इसकी निकाल लेते हैं। तो वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट। ठीक, तो ये आपके पास ये लिखा हुआ है A11, A12, A21, A22, ये लिखा हुआ है। तो इसको पता है किस तरह सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं और इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, A11, A22, है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई। ध्यान रखना है पहले यही करना है, ऐसे कभी इसको मत कर देना पहले, नहीं तो गलत आ जाएगा आंसर, माइनस का अंतर आएगा। तो क्या करना है आपको, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करो, A11 इंटू A22, फिर क्या लगाना है, माइनस का साइन लगाना है, फिर इसका मल्टीप्लाई करो A21 और A12, तो यहाँ पर आ जाएगा ये A21 और यहाँ पे A12, तो ये इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो आपको लग रहा होगा बड़ा टफ से टफ नहीं है बिल्कुल भी, क्या है, मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई देखा जाए तो। इसे आप लोग क्वेश्चन कर ले छोटा सा एक, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 4 3 1, बताओ कितनी वैल्यू आएगी इसकी। तो इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस के 3 इंटू 4, तो माइनस के 2 और माइनस 3 प्लस के 2 और माइनस के 12, तो -10 आंसर है इसका। ठीक, तो 2 क्रॉस 2 की जो है डिटर्मिनेंट जो है बहुत आसान होती है, और ये तो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। 3 क्रॉस 3 की जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। से एक क्वेश्चन कर दो एक और 2 क्रॉस 2 का ही। क्वेश्चन ये बोला जाएगा, इफ डिटर्मिनेंट दी हुई है आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल दी हुई है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू बताने क्या होगी, वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा कितने डिग्री का होगा ये निकालना है अपने को। तो आपको दिया हुआ है कि ये दोनों का जो डिटर्मिनेंट क्या है 0 आना है, तो इसको 0 करते हैं। देखो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा बराबर 0 करना है। तो आपको पता है इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 0। इसको इधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस का साइड डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10,
तो ये लिखा हुआ आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना 1। तो tan थीटा अगर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा +-1 है ना। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा +-1। अगर आप ये करते हो इफ tan थीटा कितना लेते हो +1 लेते हो देन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 45 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अगर आप ये कंसिडर करते हो इफ tan थीटा को क्या मानते हो -1 मानते हो देन थीटा है बताओ कितना आएगा। -1 कब होता है tan थीटा की वैल्यू। तो tan माइनस में कहां कहां होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट का आएगा कोई ना कोई। तो कितना आएगा वो 135। क्योंकि आप क्या लिखो इसको जैसे आपको पता है tan 90 + 45 क्या होता है -k cot 45। cot 45 कितना होता है 1 ही होता है। तो -1 हो जाएगा। कितना एंगल है ये 135। जब tan थीटा अगर -1 करना है तो एंगल कितना बनेगा ये 135 का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास 135 डिग्री। तो दो सॉल्यूशन हो सकते हैं थीटा के, और भी हो सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाओ वहाँ पे भी निकल आएगा। तो लेकिन ये दो तक रहने दो आप लोग। फिर उसके बाद ये पीरियोडिक फंक्शन है, अपने आप को क्या करते हैं बार बार रिपीट करते हैं। तो पाई के बाद फिर रिपीट हो जाएगा ये होता रहता है इसमें। क्योंकि tan का जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है वो पाई होता है। साइन और कॉस का कितना होता है 2 पाई होता है। ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखो, इस तरह से एक क्वेश्चन बन सकता है। फिजिक्स तो नहीं इसी वजह से थोड़ा टफ हो जाती है बायो वालों के लिए, किसमें आती है मैथ है ना। तो थोड़ा मैथ पे ध्यान देना अपने पे। ज़्यादा लेवल की मैथ नहीं है, सिंपल जो है लेवल पे आपको करना है बस। ये हो गया ना। ये आ गए 2x2 की डिटर्मिनेंट जिसका कहीं आपको यूज नहीं मिलेगा है ना। अब क्या करना है आपको 3x3 डिटर्मिनेंट के बारे में करना है। तो नेक्स्ट रहेगा आपका पास 3x3 डिटर्मिनेंट। तो डालो नंबर 2 3x3 डिटर्मिनेंट। थ्री क्रॉस थ्री डिटर्मिनेंट जो डिटर्मिनेंट होती है ना ये स्क्वायर टाइप की होती है। 3x3 2x2 4x4 ऐसा नहीं मिलेगा आपको 2x3 कभी भी। ये मैट्रिक्स होती है ना 2x3 या कुछ भी हो सकती है मैट्रिक्स। तो लेकिन डिटर्मिनेंट जो होती है वो स्क्वायर ही बनती है 3x3 की होगी। तो 3x3 की मतलब क्या है 3 इसमें क्या है कॉलम है और 3 क्या है इसमें रो है ना। तो क्या बनेगा कुछ ऐसा बनेगा देखो यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये 3x3 की क्या बन गई डिटर्मिनेंट बन गई। A32 का मीनिंग क्या है कि ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। देख भी सकते हो आप लोग 1 2 3 थर्ड रो है, कॉलम कौन सा है सेकंड। तो A32 का मीनिंग हो गया आपके पास ये थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। ऐसे इसका मीनिंग क्या होगा सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये तो जो यहाँ पे नंबरिंग लिखी होती है उसका मीनिंग है ठीक। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए इसके हम क्या बनाते हैं सब डिटर्मिनेंट बनाते हैं। सब डिटर्मिनेंट तो क्या होते हैं देखो यहाँ पे। तो आप लिखेंगे सब डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट A11 सब डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट A11। तो A11 का सब डिटर्मिनेंट क्या बनने वाला है इधर देखें क्या बनेगा देखो इधर। तो जिस एलिमेंट का सब डिटर्मिनेंट आपको निकालना है तो उसके करस्पॉन्ड से रो एंड कॉलम को रिमूव कर दो। जैसे A11 का क्या निकालना है सब डिटर्मिनेंट निकालना है। तो A11 के करस्पॉन्ड रो क्या है ये और कॉलम क्या है ये, इसको रिमूव कर दो। जो बाकी बचेगा क्या बन जाएगा सब डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो जो इसके अब हमें A11 का निकालना है तो क्या करेंगे ये रो एंड ये कॉलम को रिमूव कर दिया तो ये वाला पार्ट बचा। तो ये क्या बनेगा ये बन जाएगा आपके पास A22 A23 A32 A33 ये बन जाता है। ऐसे ही सब डिटर्मिनेंट ऑफ
ऑफ एलिमेंट A12, बताओ क्या बने, खुद बता दो यहाँ पे। तो A12 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम रिमूव करो। A12 रो कौन सी है और कॉलम कौन सा ये हटा दो, तो क्या हो जाए, ये वाले और ये वाले बचे, इनको लिख दो बस। तो क्या हो जाएगा आपके पास A21 A23 A31 A33, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, जिस एलिमेंट का आपको सब डिटरमिनेंट निकालना है उसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को रिमूव करने के बाद जो भी डिटरमिनेंट बचती है उसको एज इट इज यहाँ पे क्या कर दो, उतार दो, वो क्या बन जाएगी आपकी सब डिटरमिनेंट बन जाएगी। इसका और लिख लेते हैं A13 का सब डिटरमिनेंट ऑफ A13 क्या बनेगा, देखो A13 के लिए आप लोग ये हटा देंगे, है ना, ये रो एंड ये कॉलम रिमूव कर दिए, क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचा, इसको लिख देंगे बस यहाँ पे। क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये बनेगा आपके पास A21 A22 A31 A32, ये सब डिटरमिनेंट बन जाते हैं। ठीक, तो ये सब डिटरमिनेंट निकालने का तरीका होता है, हालांकि इनका यूज है नहीं अपने लिए। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारा जो हमारे फिजिक्स में यूज होता है इसकी वैल्यू यूज होती है कि इसकी वैल्यू क्या आती है निकल के, वो हमें मेन मकसद हमारा वो है। बाकी तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, फिर इसमें ऑपरेशन होती हैं, तो एक चैप्टर है आपका मैथ में, वो पढ़ लेना मैथ वाले। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ 3x3 डिटरमिनेंट। कैसे निकलते देखो इधर, वैल्यू ऑफ 3x3 डिटरमिनेंट। ठीक, तो आपके पास ये दिया था A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक, और यहाँ पे A31 A32 A33 ये था। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू देखो कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो स्टेप है यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है अपने को, ये फिक्स प्रोसेस है। तो यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस लगाना है। फिर क्या करना है, इसे इसके लिए सोल्व करना है, तो यहाँ पर लिख देना A11 और साथ में इसका क्या लगा देना है, सब डिटरमिनेंट। ठीक है, A11 का सब डिटरमिनेंट क्या बनेगा, ये रो और कॉलम तो रिमूव हो जाएंगे, ये वाला पार्ट बच जाएगा। क्या हो जाएगा, A22 A23 A32 A33। फिर ये इसके लिए क्या लगाना, माइनस लगाना, ये माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाना माइनस। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे A12। अब A12 का सब डिटरमिनेंट लिखना है इसके साथ में, तो ये आप रिमूव कर दोगे ये वाला, तो क्या बचा, ये और ये वाला पार्ट बचा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा आपके पास A21 A31 और A23 A33। ठीक, प्लस, अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो आपको प्लस का साइन यूज करना है, और A13 लिखना है और उसका जो है सब डिटरमिनेंट लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा पास A13 और इसका सब डिटरमिनेंट क्या है, तो ये आप हटा दोगे तो क्या बचा, ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपके पास A21 A22 A31 A32, ये बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करना जानते हो ना, कैसे, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये तो साथ में चलेगा ही चलेगा मल्टीप्लाई में। A11 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं, चलो क्या आएगा, A22 A33 माइनस A32 A23, 2 क्रॉस 2 तो थोड़ी देर पहले किया आप लोगों ने। यहाँ पे माइनस का साइन तो रहेगा, यहाँ पे ये A12 इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे A21 A33 माइनस A31 A23। इसके बाद देखो इसका आ जाएगा यहाँ पे A13 का, तो इसके लिए इसके इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा आपके पास A21 A32 माइनस A31 और A22। ये आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा। ये आपको लग रहा होगा अभी अजीब सा ही बड़ा सा है ना, लेकिन है नहीं, बिल्कुल सिंपल है ये, क्योंकि तो नंबर्स होंगे ना हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये तो आप डायरेक्ट सोल्व करके लिख दोगे।
और क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आपको ये तो कभी नहीं बनाना है, डायरेक्ट ये लाइन लिख देनी है। कैसे देखो आप समझो, यही करना है अपने को। पहला प्रोसीजर है कि आप प्लस माइनस प्लस तो लगा लेना, फिर आप A11 के लिए सॉल्व करोगे तो ये हटा दो, क्या करोगे A22, इसमें करना है। ये वाली लाइन कभी नहीं लिखनी है अपने को, ये जो सब डिटरमिनेंट वाला पार्ट है ये नहीं करना होता, डायरेक्ट हो जाएगा ना। यहाँ से देखो A11 के लिए सॉल्व करना है तो इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, डायरेक्ट लिख देंगे। ऐसे अगर आपको माइनस तो लगाना है, A12 लिखा हुआ है तो A12 के लिए सॉल्व करना है तो हटा देंगे, क्या होगा, इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 3 लगाना है बीच में। इसके बाद A13 के लिए सॉल्व करना है तो ये वाली पार्ट हट जाएंगे, तो यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस में इसका इससे मल्टीप्लाई। तो आपको ये वाला पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो कभी भी यूज नहीं करना है, डायरेक्ट ये वाला पार्ट पे ही आपको आ जाना है, ठीक है। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी आपको लग रहा होगा बड़ा सा है ना ये। तो नेक्स्ट लिखें आप लोग, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो ये आप नोट कर लिया होगा, समझाने का तरीका होता है बस, बाकी तो जो मैं बता रहा हूँ लास्ट में वही यूज करना है। देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये डिटर्मिनेंट दी हुई है आपको एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी वैल्यू क्या आएगी, चलो क्या वैल्यू आएगी इसकी निकल के, ये बताना है। तो ये A11 और इस तरह से कुछ याद ही नहीं रखना अपने को, तो तरीका है ना, आप डायरेक्ट करेंगे, इसी में करेंगे इसको। इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक लाइन का आंसर है। देखो यहां पे फिर क्या आपको क्या करना है, पहला काम है प्लस माइनस प्लस लगाने का, ठीक। सबसे पहले आप 1 के लिए सॉल्व करें, 1 के लिए प्लस 1 के लिए, तो ये हट जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 5 कितने 45 माइनस 8 इंटू 6 कितने 48, ठीक है। फिर इसके लिए क्या आएगा -2, फिर -2 आएगा -2, तो -2 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 9 इंटू 4 36 और माइनस में 42, 36 माइनस के 42, प्लस के लिए 3 कराते हैं तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हट जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई 32 माइनस में 35, तो 32 माइनस के 35, इसको सॉल्व करना है बस। देखो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस के 3, यहाँ पे बचेगा माइनस के 6 इंटू -2 प्लस के 12, यहाँ पे माइनस के 3 इंटू 3 माइनस के 9, क्या आ गया 0 आ गया। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 0 है। तो इस तरह सॉल्व करना है इसी लाइन को, तो ये बात समझ में आनी चाहिए सब लोगों को, क्योंकि ये बार बार यूज होगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है ये चीज़। तो ये वाले पार्ट 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट जो है कम से कम आपको 4-5 चैप्टर में यूज होने वाली है। जैसे अभी क्रॉस प्रोडक्ट में यूज होगी, उसके बाद टॉर्क भी क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है R क्रॉस F, उसके बाद मैग्नेटिक चैप्टर में होती है, तो ये कई जगह यूज हो जाती है। तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक। एक अब जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन छोड़ा था आप लोगों ने डिटरमिनेंट का, पावर्स का, है ना, प्रेशर और उसका, उसको सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है उसका, 0 आता है नहीं आता है। तो जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था हमारे पास कि एक तो प्रेशर था, उसकी क्या थी M1 L-1 और T-2, एक डेंसिटी थी M1 L-3 और T0, एक वेलोसिटी थी M0 L1 और T-1। अगर मैं इसकी डिटरमिनेंट बनाता तो क्या बनती, देखो पावर्स की 1 -1 एंड -2, 1 -3 एंड 0, 0 1 एंड -1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी क्या आएगी निकल के। अगर ये 0 आ जाता है तो आप इनको फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर नहीं करोगे, अगर 0 नहीं आता है तो फिर आप इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मान लोगे।
तो करने का तरीका क्या है, वही यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या प्लस, ठीक है, प्लस माइनस और प्लस। अब देखो यहाँ पे किससे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले +1 के लिए सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और इसका इससे करेंगे तो माइनस के 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस और ये -1 पहले से है, तो माइनस और -1 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हट जाएगा आपका यहाँ पे, तो -1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर ये प्लस है लेकिन यहाँ पे -2 है, उसके लिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे ये हट जाएगा 1, और माइनस में क्या आएगा 0। तो देखो क्या होता है यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो -1 और यहाँ पे -2, क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब अब कभी भी आपको अगर क्वेश्चन आता है, आपको सेट दे दिया जाए कि पावर और टाइम और फ्रिक्वेंसी कुछ भी, इनको फंडामेंटल मान सकते हो नहीं मान सकते हो, तो आपको क्या करना है इस तरह से इनकी क्या डायमेंशन लिखनी है और उन डायमेंशन को डिटर्मिनेंट में बनाना है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आती है 0, तो फंडामेंटल नहीं है, अगर 0 नहीं आती है तो क्या है फिर वो फंडामेंटल हो जाएंगे। तो ये चेक करने का तरीका हो गया अब आपके पास, लेकिन ये तब नहीं बताया मैंने क्योंकि आपने डिटर्मिनेंट सोल्व नहीं करना सीखा, पर आप सीख लिया तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो एक प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन ये है, if वैल्यू ऑफ, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है मान लो एक है ना, x1 1 1 -1 and 2 2 1 1, ऐसा कुछ भी लिख लो, इक्वल्स टू 0, ये 0 दी हुई है। फाइंड x, आपको x फाइंड करना है, फाइंड x की वैल्यू क्या आएगी। तो जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसको 0 के इक्वल करो और यहां से x की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो क्या दिया यहां पे, ये x1 1 1 -1 and 2 2 1 1, क्या करना है इधर प्लस माइनस और प्लस, ठीक 0 के बराबर करना है इसकी वैल्यू। तो देखो क्या करेंगे, पहले प्लस x के लिए सॉल्व कर लो, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1 माइनस और आएगा -2 है ना, माइनस आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद, इससे फिर -1 के लिए सॉल्व कर लें तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 -4, तो यहाँ पर जाएगा 1 -4। फिर +1 के लिए सॉल्व कर लें तो ये हट जाएगा आपका यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 -+2, तो यहाँ पर जाएगा 1 और प्लस के क्या जाएगा 2, कैसा आएगा +2, जैसे समझ लो माइनस और -2 कर लो चाहो तो। किसके इक्वल करना है इसको, 0 के इक्वल करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका -3x, यहाँ पे -3 और प्लस -1 तो +3, और यहाँ पे कितना +3 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोग जो है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो आपको यही तरीका अपनाना है, वो सब डिटर्मिनेंट वाले पार्ट में कभी जाना ही नहीं है। तो ये कभी भी अगर यूज हो, क्योंकि अगला चैप्टर आएगा वेक्टर, तो उसमें जब यूज होगा ये तो आप कर देना वहाँ पे फटाफट, फिर तो यही काम करना होता है बस, थोड़ा बस प्लस माइनस का ध्यान रख लेना और तो कुछ नहीं है, ठीक। अब इसके बाद हम थोड़ा बेसिक मैथ और पढ़ाएंगे अभी आप लोगों को, क्योंकि जो सीट में शुरुआत में दिए हुए हैं एक्सपेंशन, बायनोमियल एक्सपेंशन वगैरह, वो सब थोड़े थोड़े से वो पढ़ाएंगे सारे, उसके बाद वेक्टर पढ़ाएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही पढ़ते हैं अब, है ना, फिर वीडियो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये कल पढ़ते हैं, ठीक।